दोस्तों, कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूं तो देखिए उसका एनएवी 105 रुपये का है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 10.5% के आसपास दिया, जबकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो रिटर्न भी एक साल में 10.5% के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। म्यूचुअल फंड में चूंकि आपको रिटर्न कंपाउंड होकर मिलता है, इसी वजह से जितना आप लंबा खेलोगे उतना अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। 3 साल में बात करेंगे तो 44% का CAGR है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 5 साल में बात करेंगे तो 11.5% का CAGR है, और मैक्सिमम देखो मैक्सिमम आपको 16.5% के आसपास का CAGR मिल रहा है। तो मेरे फ्रेंड्स, आप इस तरीके से सोचो कि अगर आप 20-25 साल किसी म्यूचुअल फंड में रुक गए और 16-16.5% का CAGR आपका उस म्यूचुअल फंड से आ जाता है, तो आप ये देखो कितना बड़ा कॉर्पस आप इकट्ठा कर सकते हो। म्यूचुअल फंड की एक खूबसूरती यही है कि यहाँ पर रिटर्न कंपाउंड होकर के मिलता है, ठीक है। जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ तो ये म्यूचुअल फंड आपको ऑलमोस्ट 10 साल दे चुका है, तो इससे ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है। वैल्यू रिसर्च ने इसको ख़राब तो नहीं पर ठीक रेट किया है, 4/5 रेट इसको किया है। अगर मैं फंड मैनेजर की बात करूँगा तो मनीष गुनवानी साहब एंड डिलेन जिराड पॉल पिंटो साहब, ये 2 फंड मैनेजर रहेंगे जो आपके पैसे को मैनेज करेंगे। अगर मैं इन दोनों फंड मैनेजर्स का क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अच्छा है क्वालिफिकेशन के साथ साथ इन दोनों फंड मैनेजर्स का एक्सपीरियंस भी बहुत गजब का है। अगर मैं रिस्क की बात करता हूं तो जब भी मैं रिस्क की बात करता हूं तो बिल्कुल मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं, बुरा भले ही लगे पर मेरे मित्रों स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना सही बहुत रहता है, क्योंकि पैसा आपका होता है इस वजह से। क्योंकि मैं तो बोल के निकल जाऊंगा, कल रात को क्या हो जाएगा स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में किसी को नहीं पता, ठीक। कौन से एलिगेशन लग जाएंगे किसी को नहीं पता। तो इसकी वजह से आपका जो ब्लड अर्निंग मनी है ना, उसका नुकसान ना हो। इसीलिए मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट हो चाहे म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से हो, केवल आप वही पैसा लेके आओ। ऑलमोस्ट अपनी सेविंग का ना 50% ही पैसा लेके आओ, बाकी 50% कहीं और लेके जाओ। कहीं और से मेरा मतलब है आप प्रोविडेंट फंड में पैसा डालो, पीएफ करो, पीएफ में पैसा डालो, ठीक है। इसके साथ साथ आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालो, रेकरिंग डिपॉजिट में पैसा डालो, पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम आती है, आप वहाँ पैसा डालो, ठीक। मैं ये नहीं कहता कि आप डेट फंड में पैसा डालो, क्योंकि डेट फंड में जब पैसा डालते हो तो वहाँ 4-4.5% के आसपास ही आपको रिटर्न मिलता है, जो कि बहुत बेकार है। आप पेंशन फंड में पैसा डाल दो, तो ये काफ़ी सारे होते हैं जो सिक्योर वे हैं। स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी होगा तो इन पर जो मैंने अभी बताया आपको जितने भी ऑप्शन, यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। पर स्टॉक मार्केट में क्या होता है, किसी कोई भी शेयर गिरा म्यूचुअल फंड गिर जाएगा चट से। क्योंकि अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड क्या है, एक शेयर का एक बास्केट है। म्यूचुअल फंड क्या है, एक शेयर्स का बास्केट है। तो उस बास्केट में अगर कोई भी फल सड़ जाएगा तो हो सकता है वो दूसरे फल को भी सड़ा दे। दैट मीन्स कि अगर उस बास्केट में कोई भी शेयर अगर खराब हो गया, किसी शेयर से रिलेटेड खराब न्यूज़ आ गई, ठीक, रातों रात कोई कंपनी दिवालिया हो गई, या रातों रात किसी ने किसी के ऊपर अटैक कर दिया, या रातों रात यूएस मंदी में चला गया, कुछ भी हो गया, इन्फ्लेशन की मार पड़ गई, तो स्टॉक मार्केट धड़ाधड़ गिरने लगेगा। म्यूचुअल फंड क्या होगा, वो भी गिरने लगेगा। तो इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि पैसा वही लेके आओ जो सेफ हो आपकी नज़र में, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ख़राब ना कर पाए। स्टॉक मार्केट में वही पैसा लेके आओ। पर हाँ, इसके चक्कर में आप लार्ज कैप, लोग बोलेंगे ब्लू चिप में पैसा डाल तो सेफ होता है, ठीक है, सेफ रहता होगा, पर रिस्क आप सेम लेते हो। जब भी मैं म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ, लार्ज कैप लेके आऊँ, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, हाइब्रिड फंड, वैल्यू ओरिएंटेड, या फिर मैं टैक्स सेवर फंड लेके आऊँ, फ्लेक्सी कैप लेके आऊँ, कोई भी फंड लेके आता हूँ, वहाँ रिस्क आपका वेरी हाई है। जब रिस्क आपको वेरी हाई लेना है ना, तो अगर म्यूचुअल फंड्स के अंदर हो तो सपोज दैट लार्ज कैप में जा रहे हो ना, तो उसकी जगह लार्ज कैप ना सेलेक्ट करके लार्ज और मिड कैप का कॉम्बो ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है। अब लोग बोलेंगे फ्लेक्सी कैप ले लो ना, फ्लेक्सी कैप एक अलग चीज़ है, लेकिन आप लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बिनेशन ले लो, वो ज़्यादा बेहतरीन है। और अगर म्यूचुअल फंड में आप बहुत ज़्यादा अगर आग ही लगी हुई है कि नहीं मुझे लार्ज कैप ही खरीदना है, तो मेरा मानना है उसकी जगह पे आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करो। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप सेंसेक्स 20 ले लो, निफ्टी 20 ले लो, बैंक निफ्टी 20 ले लो। ये आपको डायरेक्ट आपके ब्रोकर के पास अकाउंट है वहाँ भी मिल जाएगा, या आपके पास ग्रो में अकाउंट है वहाँ भी मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। पेटीएम मनी में आपके पास अकाउंट है वहाँ मिल जाएगा, आप स्टॉक्स में है, जीरोदा में है, कहीं भी आपके पास अकाउंट है वहाँ आपको मिल जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड और स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली, तो कृपया सोच समझ के पैसा डालना, ठीक है। और बंधन, स्टर्लिंग, वैल्यू फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, अभी ये इससे बंधन से पहले ये था आईडीएफसी, ये आईडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के नाम से जाना जाता था, अभी फिलहाल ये हो गया बंधन। जबकि मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो देखो 5,220 करोड़ का इसका असेट साइज भी 5,000 करोड़ के ऊपर का है। दैट मीन्स कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ भी पड़ा हुआ होगा।
अगर मैं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो एक्सपेंस रेशियो डिसेंट है। हालांकि काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पर एक्सपेंस रेशियो 0.20% का है। फॉर एग्जांपल के तौर पे 0.20 कहाँ मिलेगा, ETF के अंदर आपको मिल जाएगा, या जैसे मैंने अभी बताया बैंक बीज या निफ्टी बीज का अंदर पैसा डालो तो वहाँ आपको 0.20% के आसपास का, सेंसेक्स में इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पर 0.20% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो लगता है। पर इस म्यूचुअल फंड का 0.83% है। 0.83% काफ़ी लोगों को ज़्यादा लगेगा, पर मेरा मानना है इतना मैं दे सकता हूँ अगर रिटर्न 16-17% का मिल रहा होता है तो। कैश होल्डिंग का ये इसकी म्यूचुअल फंड की खूबसूरती है कि 4.90% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को सेलेक्ट करते हैं ये S&P BSE, इन्होंने बेंचमार्क बहुत बड़ा ले लिया है जो कि मुझे लगता है ख़राब है, और भी कम हो सकता था। 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा अगर आप 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो। चलिए अभी कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं। अब सेक्टर्स पे बात करेंगे, किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा रहेगा। मेरे मित्रों, अगर आप चैनल पे नए आ रहे हो तो यहाँ पर एक 2000 सब्सक्राइबर का एक टारगेट चल रहा है। मेरा ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है इसके लिए, और हर रोज़ वीडियो लाने का एक मोटिवेशन जो मेरे लिए है वो केवल यही है कि चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हो कि आहा एक सब्सक्राइबर आया, ठीक, तो बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है एक सब्सक्राइबर से, तो मेरा मानना है आप चैनल को शेयर कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये काफ़ी मोटिवेशन होता है मेरे लिए जो कि आप दे सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा, तो देखिए फाइनेंशियल हो गया, सबसे ज़्यादा फाइनेंस में पैसा आपका पड़ा रहेगा 22.5% के आसपास। इसके साथ साथ कंज्यूमर स्टेपल्स में आपका पैसा है, ऑटोमोबाइल में है, एनर्जी में है, हेल्थ केयर में है, टेक्नोलॉजी के अंदर पैसा पड़ा हुआ है। बगल में जो परसेंटेज आ रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने 1000 रुपये की SIP करी तो 1000 का ये परसेंटेज लगा लेना, इतना इतना रुपये आपका इन सेक्टर्स में पड़ जाएगा। इसीलिए म्यूचुअल फंड की एक खूबसूरती ये भी होती है कि देखिए जब आप स्टॉक्स के अंदर पैसा डालते हो तो आपको पता नहीं होता यार क्या है, क्योंकि या तो आप किसी वीडियो को देख के पैसा डाल रहे होंगे, या किसी यूट्यूबर या किसी इन्फ्लुएंसर या फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप पैसा डाल रहे होंगे, या किसी न्यूज़ चैनल को देख के पैसा डाल रहे होंगे। ठीक, कल को उस म्यूचुअल फंड में उस स्टॉक्स के अंदर वो रिटर्न नहीं दे रहा है तो क्या होगा, वो नीचे गिरने लगेगा, फिर आपको कोई बताएगा भी नहीं कि कब एग्जिट होना है। तो म्यूचुअल फंड की खूबसूरती होती है कि आप एक म्यूचुअल फंड के थ्रू एक 30-40 शेयर्स का एक बास्केट खरीद लेते हो। अब उस बास्केट के अंदर अगर कोई शेयर सड़ गया है, फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई शेयर खराब हो गया है, कोई शेयर रिटर्न नहीं दे रहा है, तो ये सारा काम आपके लिए फंड मैनेजर करता है। और इसके लिए देखो, अगर आपको वो 16-17% का रिटर्न अगर दे रहा है वो म्यूचुअल फंड, तो देखो उसका लिए केवल आप 0.80, 0.83 या 0.20% का अगर थोड़ा सा वो 1% से कम का एक्सपेंस रेशियो ले लेता है तो मेरा मानना है इतना तो यार कर ही सकते हैं हम लोग। जबकि हम चद्दर तान के सो रहे होते हैं तो 2 लोग हमारी रक्षा करते हैं, एक सरहद पे बैठा हुआ जवान और दूसरा रात दिन जागने वाला फाइनेंशियल एडवाइज़र। फॉर एग्जांपल के तौर पे CA चार्टर्ड अकाउंटेंट देश का नींव को काम करते हैं, CFA देश की नींव को यानी कि हमारी इकोनॉमी को बचाने का, उसको ग्रोथ करने का काम इन्हीं का होता है। हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं, मटेरियल, मेटल्स एंड माइनिंग, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस, केमिकल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये कुछ सेक्टर्स रहेंगे जहां पर आपका पैसा पड़ा रहेगा। ठीक, इसी के साथ साथ आप शेयर्स की बात करेंगे तो देखिए इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो अदर लिखा हुआ है ना, ये कैश होल्ड करके चल रहे होंगे। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, जिंदाल स्टील, ITC लिमिटेड, CG पावर, VRL लॉजिस्टिक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ये सारे शेयर्स हैं जहाँ पर आपका पैसा जा रहा है। HDFC बैंक, TCS, मैग्मा फिनकॉप यार अगर मैं 2020-21 के आसपास बात करूँ ना तो ये 80-90 रुपये की कंपनी थी। इसके बाद आपको पता होगा पूना वाला ने इसको टेक ओवर कर लिया था। ठीक, पूना वाला ने टेक ओवर कर लिया था, याद है वो जो वैक्सीन वो उसी ने बनाई थी, जो इसकी कंपनी थी, इसने इसको टेक ओवर कर लिया। और इसके बाद जो शेयर में बूम लगा है ना, आप इसका शेयर देख सकते हो। मैग्मा फिनकॉप टाइप करना जरा गूगल पे और टाइप करके देखो जरा कितने रुपए का शेयर प्राइस है इसका। रिलायंस इंडस्ट्रीज, UNO मिंडा, याद है 2001 के आसपास एक कौन सा शो आता था, शक्तिमान आता था, शक्तिमान के अंदर एक लिंडा हुआ करती थी, है ना, लिंडा, तो इसी UNO मिंडा से लिंडा का, और इसी के बाद फिर एक मिरिंडा भी आई थी, है ना, मिरिंडा तो शायद अभी भी आ रही है। इंडियन होटल्स, NCC लिमिटेड, KEC इंटरनेशनल, HCL टेक्नोलॉजी, रेडको खेतान, सिप्ला लिमिटेड, ICICI लोम्बार्ड, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बोश, गोदरेज कंज्यूमर, दरामको सीमेंट, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, हीरो मोटोकॉप, सन फार्मास्यूटिकल, अवंती फीड, दीपक नाइट्राइट एंड गुजरात गैस, ग्रीन पैनल, इसके साथ साथ भारत पेट्रोलियम, KPR मिल्क, किर्लोस्कर फेरोस, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज लैब, भारत फोर्ज, इप्का लैब, ऑयल एंड नेचुरल गैस, EIH लिमिटेड। म्यूचुअल फंड की आप खूबसूरती देख रहे हो यार कि केवल अगर 1000 रुपये की SIP करते हो तो डॉक्टर रेड्डीज कितने सारे शेयर्स आपको मिल जाते हैं।
यही डॉक्टर रेड्डीज लैब लेने जाओगे ना तो 3,500 के आसपास का तो यही है ना। इफ्का लैब, ऑयल एंड नेचुरल गैस, EIH लिमिटेड, पॉलीकैब इंडिया, मैस फाइनेंशियल, जेंसार टेक, नोबुको स्टार्स, ल्यूपिन, लॉरस लैब। ल्यूपिन से रिटर्न नहीं आ रहा, पर ल्यूपिन क्या कर रहा है ना यार, जब शेयर गिरा हुआ है लेकिन उसकी बैलेंस शीट गड़बड़ नहीं है, तो इस वजह से शेयर आने वाले समय में अच्छा कर सकता है। इसी वजह से इस कंपनी ने वहाँ डाला होगा और कुछ खास रिस्क भी नहीं लिया, केवल 0.93% पैसा इन्होंने डाल रखा है। लॉरस लैब, LIC हाउसिंग, वी मार्ट रिटेल, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा रहेगा। SBI कॉन्ट्रा भी वैल्यू ओरिएंटेड फंड है और अच्छा रिटर्न वहां से भी दिया है। अगर मैं कुछ बंधन की और बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बंधन म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। असेट मैनेजमेंट, अभी जब मैंने बात करी इस असेट मैनेजमेंट कंपनी का वो फंड था, जैसे 153 स्कीम ये दिख रही है ना, इन 153 स्कीम में से ये एक स्कीम थी। अगर मैं एक स्कीम की बात करूंगा तो वहां पर पड़ा हुआ है 5,500 करोड़ के आसपास, पर टोटल असेट मैनेजमेंट बंधन म्यूचुअल फंड का 1,11,555 करोड़ का है। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को बंधन म्यूचुअल फंड पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है। 153 स्कीम देखकर ही लगता है कि रिटर्न ये अच्छा दे रहे हैं और लॉन्ग टर्म में ये म्यूचुअल फंड भी अच्छा काम कर सकता है। देखते हैं किस तरीके से ये म्यूचुअल फंड काम करेगा। मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।